हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर टीचिंग। स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम देखेंगे इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2। बच्चे अभी आपने चैप्टर 1 देखा था, हमारी एक वीडियो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जो बहुत ही इजी चैप्टर था। आप उसको जाके देख सकते हैं, कमेंट में लिंक आपको मिल जाएगा बायो में। आगे चलते हैं चैप्टर 2 की तरफ, जो हमारा मैक्रो का एक बड़ा ही बेसिक सा चैप्टर है, जिसे हम बोलते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की। अगर मैं बात करूं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो इसमें जो है आपको सबसे पहला टॉपिक दिखाई दे रहा है, उसमें आपको ये बताएगा डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में कि अब एक डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। तो बच्चे बहुत सिंपल है, आप ध्यान से देखिए इस चीज को कि डोमेस्टिक टेरिटरी की अगर मैं बात करूं, डोमेस्टिक टेरिटरी की अगर मैं बात करूं, तो कोई भी चीज, यानी कि आप इसमें जो बेसिकली हम जो तीन चीजें देखते हैं, जो इंक्लूड करते हैं, वो शिप्स, एयरक्राफ्ट वगैरह है। दूसरा इसमें जो आता है वो आता है फिशिंग वेसल्स, या फिर जो भी शिप्स वगैरह आपके ओशंस में आ रहे हैं, या फिर एम्बेसीज, जो भी हमारी कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर रिसाइड कर रहा है, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आ जाता है। या फिर हम इसको डोमेस्टिक टेरिटरी को जो है इकोनॉमिक टेरिटरी भी कहते हैं, इकोनॉमिक टेरिटरी भी कहते हैं। तो अब मैंने अभी आपको बताया कि हम डोमेस्टिक टेरिटरी में किस चीजों को इंक्लूड करते हैं, कि बेसिकली एक इकोनॉमिक टेरिटरी तो है जो हमारी बाउंड्री है, जैसे कि हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि हमारा इंडिया का जो एरिया है वो 3.2 समथिंग कुछ आता है ऐसे, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर, तो उतना तो है ही है। आगे अगर हम देखें कि अब इसके अलावा और क्या क्या इंक्लूड हम लोग करते हैं, तो पहला पॉइंट जो अगर मैं आपको देखूं, तो देखिए पहले पॉइंट में जितने भी शिप्स, एयरक्राफ्ट्स, शिप्स या एयरक्राफ्ट्स जो भी हमारी विद इन द टेरिटरी इसमें कर रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं, या आप कह सकते हो कि वो रेजिडेंट्स के बीच में, जो नॉर्मल रेजिडेंट उन्हें ऑपरेट कर रहे हैं, ऑपरेटेड बाय, आप लिख सकते हैं यहां पे ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स। नॉर्मल रेजिडेंट्स हमारी कंट्री के जो नॉर्मल रेजिडेंट्स है, अगर वो उनको ऑपरेट कर रहे हैं और वो जो फ्लाई कर रहे हैं वो बिटवीन द टू कंट्रीज, बिटवीन टू कंट्रीज, तो आप कह सकते हैं ये डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा ही होगा। अगर हम आगे देखें तो सेकंड वाले की मैं अगर बात करूं, तो मैं यहां लिख देता हूं सेकंड वाला, कि सेकंड वाले की अगर मैं बच्चे बात करूं, तो फिशिंग वेसल्स, ऑयल वेसल्स हो गए आपके, ठीक है, बोट्स हो गई, शिप्स हो गए, या फिर रिग्स हो गई, ये सब के सब, तो जैसे कि शिपिंग वेसल्स कह लीजिए, ऑयल वेसल्स जो आते हैं वहां से, ठीक है, या रिग्स हो गई, ये सब जो ऑपरेटेड बाय किससे भाई, ये भी सेम एज यूजुअल जैसे पहले था, ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स बिटवीन द टू बाउंड्रीज, या फिर बिटवीन द टू कंट्रीज की मैं बात करूंगा, एक ये भी इसमें इंक्लूड करते हैं। थर्ड की अगर हम बात करें तो थर्ड वाला जो हमारा टॉपिक, वो जो थर्ड इंक्लूजन है इसके अंदर, वो बेसिकली सी नॉर्मल सी चीज है कि एम्बेसीज, बच्चे आपने एम्बेसीज का नाम सुना होगा, तो जितने भी एम्बेसीज हैं, या फिर फॉरेन कंपनीज है, एमएनसीज हैं, या फिर मिलिट्री के एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, ठीक है, तो जब भी ये किसी भी कंट्री के एरिया में लोकेटेड होती है, अब्रॉड में, कहां पर, अब्रॉड में, तो वो भी जो है हमारी ही डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी। फॉर एग्जांपल इसका जो सबसे आसान है कि अगर पाकिस्तान में कोई इंडियन एम्बेसी खोल दी जाए, तो इंडियन एम्बेसी जो है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में होगी, ना कि पाकिस्तान के। तो एम्बेसीज कह लीजिए, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट कह दीजिए, या फिर आप कह दीजिए जो भी फॉरेन कंपनीज हैं, तो ये सब भी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होती हैं। तो अब डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या इंक्लूड नहीं है भाई, इन तीनों को छोड़ के कोई भी चीज डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड है। फॉर एग्जांपल पहली चीज अगर मैं देखूं, कि आपने देखा होगा इंडिया के अंदर कई सारी है, जैसे कि अगर जापानीज एम्बेसी हमारे यहां खुल जाए, तो वो एम्बेसी कहां की है, जापान की, तो वो उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी है, ना कि हमारी डोमेस्टिक। दूसरी क्या, ये जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, क्या होता है बच्चे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, तो डज नॉट इंक्लूड का मैं एक और अलग सा कॉलम बनाया था, वो आप देख लेना, इसको रब कर देता हूं। डज नॉट इंक्लूड में क्या आएगा भाई, डज नॉट इंक्लूड, तो पहला जैसे कि अगर कोई जापान एम्बेसी हो, या किसी भी फॉरेन एम्बेसी, जापान एम्बेसी या
फॉरेन एम्बेसी अगर हमारे टेरिटरी में है तो वो हमारी नहीं, उसकी टेरिटरी में आएगी, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बच्चे कौन कौन सी है? यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ एंड ऑल, ये जितने भी सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो ये सभी के सभी जो है हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं की जाती। जो अगला टॉपिक है वो बहुत सिंपल है, जो कि है नॉर्मल रेजिडेंट। और नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है, नॉर्मल रेजिडेंट में क्या क्या, एक नॉर्मल रेजिडेंट में आप एक टर्म पढ़ेंगे बच्चे, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, बहुत सिंपल सी टर्म है। और वो सारे टॉपिक को एक बारी में आपको क्लियर कर दो। बहुत ही छोटा सा एक ट्रिक बताता हूं मैं आपको। क्या आप मान लीजिए नॉर्मल रेजिडेंट को क्या कह सकते हैं? नॉर्मल रेजिडेंट वो होता है जो बेसिकली नॉर्मल रेजिडेंट, अगर हम देखें नॉर्मल रेजिडेंट, तो नॉर्मल रेजिडेंट को 3 क्राइटेरिया से आप देख लीजिए कि वो हमारी कंट्री में रिसाइड करता हो, यानी कि रहता हो, रिसाइड्स करता हो। दूसरी चीज और क्या करता हो भाई, कि उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो हमारी ही कंट्री में हो, रिसाइड करता हो। दूसरा करता हो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है हमारी कंट्री में ही उसका हो। और वो इसी, ये दोनों के दोनों पॉइंट्स जो मैंने अभी आपको दिखाए, देखिए रिसाइड और सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ये दोनों के दोनों जब हमारी ही कंट्री में इसके लाई करेंगे तो वो हमारा एक नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। अब सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट की मैं बात करूं तो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट में क्या क्या चीजें देखिए आप लोगों को मिलती है देखने के लिए। तो ये जो है बहुत सिंपल है कि एक तो जो उसका रेजिडेंट है वो हमारी कंट्री में रहना चाहिए। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट की मैं बात करूं तो लोकेटेड, जहां भी वो रहता है विद इन आवर कंट्री। तो पहला तो बेसिक सी चीज है कि लोकेट हमारे यहां पे ही लोकेटेड होना चाहिए। दूसरा उसकी सारी बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज की अगर हम बात करें, जैसे स्पेंडिंग, कंज्यूमिंग, सेविंग, ये तीनों की तीनों चीजें जो है ये हमारे ही उसमें आनी चाहिए। क्या है अगला पॉइंट? पहला क्या था सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का, आपने भी देखा, लोकेटेड विद इन हमारा, विद इन आवर कंट्री। और दूसरा क्या है कि उसका इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या आती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है हमारी ही कंट्री में कर देनी चाहिए। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है बच्चे, कि उसकी स्पेंडिंग, अर्निंग और क्या होता है कंज्यूमिंग की मैं बात करूं, ये और सेविंग भी अगर हमारी ही करेंसी और हमारी ही कंट्री में होती है तो वो एक नॉर्मल रेजिडेंट को कहलाया जाता है। अब नॉर्मल रेजिडेंट तो बता दिया कि भाई सब नॉर्मल, आपने देख लिया कि नॉर्मल रेजिडेंट सारे। अब कौन से लोग ऐसे हैं जो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है, कि आप किसको ये कह सकते हो कि नहीं ये एक नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है? तो हम देखें इसमें तो ये बहुत सिंपल है कि देखिए जितने भी फॉरेन ट्रैवलर्स होते हैं जो टूरिस्ट वीजा पे होते हैं, फॉरेन ट्रैवलर्स और विजिटर्स जो हैं वो इंक्लूड नहीं होते। फॉरेन ट्रैवलर्स और टूरिस्ट, तो आपने देखा होगा हमें भी अगर कहीं बाहर जाना है दुबई वगैरह तो हमें एक टूरिस्ट वीजा लगवा के जाना पड़ता है, ठीक है। वो कुछ ही दिन के लिए वैलिड होता है, उसके बाद आपको वापसी आना पड़ता है, वरना काफी सारी वो फीस या वो पेनल्टीज वगैरह वो चार्ज करते हैं, वीजा एक्सपायर भी होता है, काफी सारा लंबा प्रोसेस है, ठीक है। तो पहली चीज क्या है, फॉरेन ट्रैवलर्स और टूरिस्ट जो है वो जो नॉर्मल रेजिडेंट्स आपके उसमें इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। दूसरा, अगर एम्बेसीज का फॉरेन स्टाफ है, फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, अगर एम्बेसीज का कोई फॉरेन स्टाफ है वो इसमें नहीं आएगा। कोई बॉर्डर वर्कर है जो बॉर्डर के अपने, सपोज ये लगा लीजिए कि बॉर्डर जो है उसको क्रॉस करते रहते हैं फॉर द वर्क पर्पस, तो बॉर्डर वर्कर जो है कि इधर से उधर कंट्रीज में घूमते रहते हैं फॉर द वर्क पर्पस, तो उनको भी एक नॉर्मल रेजिडेंट में नहीं गिना जाता है। आगे अगर चले कि जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल जब डोमेस्टिक टेरिटरी में अगर नॉर्मल वो नहीं आती है, सपोज कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं आती, तो नॉर्मल रेजिडेंट्स में भी वो नहीं आएंगे। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के जो एम्प्लॉयज हैं वो भी एक नॉर्मल रेजिडेंट में नहीं आते हैं। तो यही कुछ तरीके के हैं, कुछ छोटे छोटे से वो हैं जो है। एक इसमें लास्ट एक रह गया वो क्रू मेंबर्स वाला, बच्चे क्रू मेंबर्स वाला जरूर देख लीजिए। क्रू मेंबर्स जो होते हैं वो कैबिन क्रू आपने सुना होगा, या फिर जो अलग अलग फिशिंग वेसल या कमर्शियल जो ट्रांसपोर्ट्स का, उनके अंदर क्रू मेंबर्स होते हैं। तो जो क्रू मेंबर्स होते हैं इंटरनेशनल
ट्रांसपोर्ट कह लीजिए या वेसल्स कह लीजिए उनके, तो वो भी नहीं आते। तो दे ऑल आप लिख सकते हैं आर नॉट इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। और डोमेस्टिक नहीं बच्चे, डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं, नॉर्मल रेजिडेंट, इन द नॉर्मल रेजिडेंट। समझ आया बच्चे? कोई दिक्कत आपको यहां तक किसी को भी? अगर कोई भी दिक्कत अगर आप लोगों को आ रही है, फेस कर रहे हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, अगर हम आगे की तरफ चलते हैं तो इसमें जो अगला टॉपिक आएगा बच्चे वो आएगा सिटीजनशिप का और रेजिडेंटशिप का। सिटीजनशिप और रेजिडेंटशिप मैं इसको रब करता हूं। अपने नोट्स हमारे साथ बनाते चलिए आप अपने साथ साथ, एक पेन और रजिस्टर लेके। ठीक है, ये आपको आगे बहुत बेनिफिट करेगा बच्चे। हमारे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, आपको खुद भी पढ़ना बहुत जरूरी है। बात करें सिटीजनशिप और रेजिडेंटशिप की अगर मैं करूं, तो ये एक अगला टॉपिक है कि भाई सिटीजनशिप और रेजिडेंटशिप क्या होती है। देखिए, काफी लोगों को लगता है कि ये दोनों चीजें सेम होती है, पर लेकिन ये दोनों चीजें सेम नहीं होती है। इसमें बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है कि सिटीजनशिप बेसिकली लीगली मिल जाती है लोगों को। जैसे कि अगर मेरा, जैसे मैं हूं, ठीक है, मैं बर्थ मेरा इंडिया में ही हुआ है, तो मुझे सिटीजनशिप बड़े लीगली मिल जाएगी बाय द बर्थ, बाय लीगल प्रायोरिटी मुझे है कि मैं लूंगा ही लूंगा लीगल। पर लेकिन जो सिटीजनशिप है ये आपको अलाउ भी करती है एक सिटीजन बनने के लिए। काफी सारे कंट्रीज हैं जो आपको अलाउ करते हैं कि आप वहां के जाके सिटीजन बन सकते हैं। ठीक है, पर उनका कुछ क्राइटेरिया होता है। तो पहली जो चीज है कि सिटीजनशिप के लिए कि जो पर्सन है, जो भी वो लोग हैं जो, तो उसको एक बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि ऑटोमेटिकली वो तभी करेगा जब वो बॉर्न इन इंडिया। तो बच्चे सिटीजनशिप की बात करें हम, तो मैंने भी आपको बताया कि बॉर्न इन इंडिया होना चाहिए। फर्स्ट क्राइटेरिया जो है वो क्या होना चाहिए? बॉर्न इन इंडिया होना चाहिए। दूसरा क्या है कि सेकंड की अगर हम बात करें, तो जो पर्सन जब भी जो भी अगर आउटसाइड द इंडिया अपील करता है, तो वो जो लॉ है हमारा वो उन्हें अप्लाई करने के लिए, अलाउ करने के लिए देना चाहिए कि इसको अप्लाई करनी पड़ेगी एज पर द लॉ। अगर हमारा लॉ जो है, जो भी इसके प्रोविजंस है, वो उसको सेटिस्फाई करता है, तो जाके आगे हम उससे आगे कर सकते हैं। अगला देखें, अगर हम रेजिडेंटशिप की मैं बात करूं, तो रेजिडेंटशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली यही है कि जो उसकी बेसिक, मैंने भी आपको बताया था कि जो अगर बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हैं वो हमारे इंडिया में ही है, अगर उसकी बेसिक, तो वो एक रेजिडेंटशिप को एक्वायर कर सकता है। और सिटीजनशिप अगर आपको एक्वायर करनी है, तो ये दो प्रोविजन जो मैंने अभी आपको बताए, इसी में से आप देखकर कर सकते हैं। आगे चलते हैं बच्चे कि डोमेस्टिक टेरिटरी हो गया, नॉर्मल रेजिडेंट हो गया। देखिए, तो आगे जो अगला टॉपिक आपका आता है वो आता है फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम का। फैक्टर इनकम और ट्रांसफर। तो फैक्टर इनकम से आपको समझ आ रहा होगा पढ़ के कि आपने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था थोड़ा सा कि फैक्टर इनकम क्या होता है वगैरह वगैरह। तो फैक्टर, तो जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जब आपने उनको रेंडर किया, फैक्टर सर्विसेज दी उससे, तो उससे जो भी इनकम आई वो फैक्टर इनकम में डाल दो भाई। कि अगर मैं बात करूं फैक्टर इनकम की, तो आपने क्या किया, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे आपसे, आपके पास जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे आपके पास, उसमें से आपने क्या किया, उससे फैक्टर सर्विसेज दी। क्या दी? फैक्टर सर्विसेज दी। और देने को हम क्या लिख सकते हैं कि हमने फैक्टर सर्विसेज रेंडर करी। क्या करी बच्चे? रेंडर करी, फैक्टर सर्विसेज दी, और उससे जो इनकम जनरेट हुई, उससे जो इनकम जनरेट हुई वो आपकी फैक्टर इनकम में काउंट करी जाती है। फॉर एग्जांपल आप इसको ले जा सकते हो कि ये जितने भी रेंडर करने के लिए प्रोडक्शन पर्पस में जितनी भी इनकम रिसीव हुई, जैसे कि रेंट हो गया, वेजेस हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया, तो वो सब फैक्टर इनकम में आ जाएगा आपका। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये चारों चीजें, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सब की सब जो है फैक्टर इनकम में आती है। अगर आप बात करें आगे ट्रांसफर इनकम की, तो ट्रांसफर इनकम बेसिकली बच्चे इसी का बिल्कुल उल्टा है कि इसमें देखो आप क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिए कि इसमें आप क्या कर रहे हैं, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है और जो फैक्टर सर्विसेज हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और फैक्टर सर्विसेज निकाल रहे हैं, रेंडर कर रहे हैं, बट लेकिन इसमें जो है आप कोई भी सर्विस या फिर कोई भी आप ये कह सकते हैं कि कोई भी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न नहीं दे रहे हैं, पर लेकिन आपको इनकम रिसीव हो रही है। ट्रांसफर इनकम की मैं बात करूं अगर, यहां देखिए ध्यान से, तो इसमें आप ये लिख सकते हैं इनकम रिसीव्ड बाय विदाउट
रेंडरिंग द फैक्टर सर्विस इन रिटर्न, या फिर आप विदाउट रेंडरिंग द प्रोडक्शन सर्विस, प्रोडक्शन सर्विस इन रिटर्न। तो बिना कोई प्रोडक्शन सर्विस को आपने दिए हुए से जब आपको इनकम रिसीव हो रही हो तो आपकी ट्रांसफर इनकम में काउंट हो जाती है। और बेसिकली ये एक वन साइडेड कॉन्सेप्ट है, जो इधर वाला आप ट्रांसफर इनकम को देख सकते हैं, एक वन साइडेड है। और ये जो है डोमेस्टिक टेरिटरी और कंट्री, अगर आप कह सकते हो कि ये वाला जो आप फैक्टरिंग दोनों में इंक्लूड होता है। अगर फैक्टर इनकम की मैं बात करूं तो ये एक अर्निंग कॉन्सेप्ट है। क्या है बच्चे? अर्निंग कॉन्सेप्ट। और ट्रांसफर इनकम की अगर मैं बात करूं तो ट्रांसफर इनकम जो है वो एक रिसिप्ट कॉन्सेप्ट है। रिसिप्ट कॉन्सेप्ट जो है, आगे आपको मैंने रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट वगैरह बताए। इसमें आप ले लीजिए पेंशन आ जाती है लोगों की, आपने देखा होगा ओल्ड पीपल की पेंशन आती है। पेंशन हो गई, कोई स्कॉलरशिप लग गई, ठीक है, स्कॉलरशिप भी इसी में आएगी, आपने कोई कुछ नहीं किया उसके बदले में। ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। दूसरी चीज ट्रांसफर इनकम की मैं अगर बात करूं बच्चे, तो ट्रांसफर इनकम में आपको बेसिकली क्या है कि ये डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम दोनों में इंक्लूड की जाती है। डोमेस्टिक एंड नेशनल में इंक्लूड होती है, इंक्लूडेड होती है, ठीक है। बट लेकिन जो ट्रांसफर इनकम है ये डोमेस्टिक और नेशनल दोनों में ही नहीं होती, डोमेस्टिक एंड नेशनल में नहीं होती है, डोमेस्टिक एंड नेशनल में नहीं होती है। आगे चलते हैं, अगर हम इसको और देखें तो बेसिकली इस ये वाला जो फैक्टर इनकम वाला है ये किसी एंटरप्राइज के थ्रू होता है और वो फर्म और हाउस होल्ड के बीच में चल रहा होता है। तो आप कह सकते हैं ये जो है किसी फर्म के थ्रू, एंटरप्राइज, फर्म या एंटरप्राइज करेगा इसको, ये हाउस होल्ड वाला है, ये जो है ये हाउस होल्ड और फर्म वाला कॉन्सेप्ट है। बस सिंपल। यहां तक आपका फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम तक खत्म हो गया। जो अगला आपका टॉपिक है वो है फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स का, ठीक है। तो फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स भी बहुत ज्यादा सिंपल है, ऐसा कुछ खास उसमें है नहीं। फाइनल गुड्स की अगर मैं बच्चे बात करूं तो आप ये कह सकते हैं कि फाइनल गुड्स जो है वो रेडी होते हैं कंजम्पशन के लिए। क्या होते हैं? मैं लिख देता हूं यहां पे, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स की अगर मैं बात करूं तो आप ये कह सकते हैं कि फाइनल गुड्स जो हैं, फाइनल गुड्स जो हैं रेडी फॉर कंजम्पशन होते हैं बच्चे, रेडी फॉर कंजम्पशन, ठीक है। इंटरमीडिएट जो है उनको प्रोसेस करा जाता है पहले, उसके बाद उससे फाइनल गुड्स या फिर सर्विस जो है प्रोड्यूस करी जाती है। फॉर एग्जांपल अभी आप देख लो इसका कि मिल्क का, कि आपने मिल्क परचेज किया हाउस होल्ड कहीं से, ठीक है, और उसके बाद आपने घर में आके चाय बना ली, तो दैट्स व्हाट इज योर फाइनल गुड, कि आपने लाए और ला के सीधा दे दिया। पर लेकिन इंटरमीडिएट गुड की मैं अगर बात करूं तो आपने डेयरी शॉप पे गए और वहां से जब मिल्क परचेज किया तो आप उसके बाद या तो आप उसको रीसेल कर दो, ठीक है, आप दोबारा रीसेल कर सकते हो, या फिर आपने देखा होगा घर में मिठाइयां बनती हैं दूध की भी, तो आप उससे मिठाइयां बना रहे हो, तो सब इंटरमीडिएट गुड्स में आ जाए। तो बेसिकली एक छोटी सी चीज है कि फाइनल गुड्स जो है पहले से ही तैयार होते हैं, ठीक है, ये रेडी फॉर कंजम्पशन होती है। और इंटरमीडिएट की मैं अगर बात करूं, इंटरमीडिएट गुड्स की मैं अगर बात करूं तो ये जो है ये प्रोसेस फर्दर फॉर रीसेल लिख लीजिए या फिर फॉर फर्दर कंजम्पशन लिख लीजिए, फर्दर कंजम्पशन। क्लियर? इंटरमीडिएट गुड्स का यही है। बस ये वाला टॉपिक आपका खत्म होता है यहीं पर। अब आगे की वीडियो जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। आपको इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वीडियो का वो आपको मिल जाएगा अगली हमारी वीडियो में। ये वाला चैप्टर अभी हम इतने इस टॉपिक तक, अगर आपको किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, आपके कमेंट्स को जरूर सुना जाएगा और आपकी क्वेरी को सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।